हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है DPCO। तो ये नाम आपने कई बार सुना होगा कि ये जो मेडिसिन है वो DPCO में चली गई। कई लोगों के मुंह से सुना होगा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं या इस फील्ड में हैं। तो हम देखेंगे DPCO क्या है, और ये हमारे सिलेबस में भी है तो हमें देखना है इसके डिटेल। तो पहले हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो ये जो है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन एक बनता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो जैसा कि नाम से पता है कि प्राइस कंट्रोल, तो सबसे मतलब पहला जो है इसका मीनिंग ये निकलता है कि किसी भी मेडिसिन का एक प्राइस फिक्स कर देना कि इससे ज़्यादा महंगी जो मेडिसिन है या इससे ज़्यादा कोई MRP नहीं रख सकता है कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो एक लिमिट फिक्स कर दी गई है किसी ड्रग्स की प्राइस के लिए। अब हम देखेंगे कि DPCO जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई और क्यों बनाया गया। तो कुछ मेडिसिन जो है, जो एसेंशियल्स है या बल्क ड्रग्स है, जो हमें ज़्यादा अमाउंट पे ज़रूरत होती है, या फिर कुछ लाइफ सेविंग मेडिसिन है जो एसेंशियल मेडिसिन है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है अपने मनमाना प्राइस वसूल करती है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे शुरुआत कब होती है। 1962 में जो है फर्स्ट जो है पॉलिसी आई, ड्रग डिस्प्ले ऑफ प्राइजेस ऑर्डर 1962। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें मॉडिफिकेशन होते गए टाइम टू टाइम। तो DPCO एक्ट हमारा आया 1966, 70 में मॉडिफाई हुआ, फिर 78 में मॉडिफाई हुआ। इसके बाद फाइनली जो है DPCO आया 1995 में। तो वो जो है उसके हिसाब से कई सालों तक जो है वो पॉलिसी वर्क करती रही। तो हम देखेंगे कि इस पॉलिसी में क्या है। तो DPCO 1995 में क्या है कि फिक्स द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल बल्क ड्रग्स एंड देयर फॉर्मुलेशन। तो एसेंशियल बल्क ड्रग्स जो कुछ जरूरी मेडिसिन थी तो उनकी प्राइजेस जो है फिक्स की गई और उनके फॉर्मुलेशंस की भी प्राइजेस फिक्स की गई। अब हम देखेंगे कि origin of this control dates back to 1970 when for the first time the government placed limit for प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फार्मा कंपनीज। तो फार्मा कंपनीज जो है उनके जो प्रॉफिट जो लेते थे वो मेडिसिन को सेल करके या ड्रग्स को सेल करके, तो उसमें लिमिटेशन लगाई गई गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट टाइम जो है 1970 में। तो इसमें हम देखेंगे कि ओनली 74 आउट ऑफ 500 कॉमनली यूज बल्क ड्रग्स आर केप्ट अंडर स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल। तो प्राइस कंट्रोल में सबसे पहले केवल 74 मेडिसिन को जो है रखा गया है ना। टोटल जो 500 बल्क ड्रग्स थी उसमें केवल 74 को जो है रखा गया, कुछ कैटेगरीज की मेडिसिन को रखा गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि DPCO में क्या क्या चीज़ें हैं। तो DPCO में क्या सिर्फ प्राइस कंट्रोल है या और भी कुछ चीज़ें। तो हम देखेंगे कि DPCO प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल ड्रग्स। सबसे पहले कि किन किन मेडिसिन का जो है वो प्राइस कंट्रोल है या फिक्स है या लिमिटेड है, लिमिट उसका एक फिक्स है। तो ये पहली चीज़ मेडिसिन की लिस्ट। नंबर 2 क्या है इसमें, प्रोसीजर्स फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ ड्रग्स। तो कैसे प्राइस फिक्स करना है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि इतना ही प्राइस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसके लिए मेथड बताई गई है, प्रोसीजर बताई गई है। तो आगे मैं आपको फार्मूला बताऊंगी, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है पूरे फार्मूला का कैलकुलेशन के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वीडियो भी ज़रूर देखें इसके पार्ट 2 में, और आप देखें कि इसमें क्या है, प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से प्राइस फिक्स करना। नंबर 3 क्या है, मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। चलो प्राइस फिक्स कर दिया और एक तरीके से कागजी कार्रवाई हो गई, तो उसको हमको अप्लाई कैसे करना है, तो मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। नंबर 4 में है पेनल्टीज फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस। तो जो इस तरह के रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर क्या है, उसमें पेनल्टीज क्या है। तो ये सारी चीज़ें DPCO में बताई गई। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म था DPCO का, जो चल रहा था काफ़ी सालों से, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि DPCO का क्या काम है, अचीव एडिक्वेट प्रोडक्शन। एडिक्वेट प्रोडक्शन मतलब टाइम पर जो ज़रूरी मेडिसिन है उसका प्रॉपर प्रोडक्शन हो सके। हम आगे देखेंगे कि DPCO में सिर्फ प्राइस कंट्रोल नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का इस चीज़ पे भी कंट्रोल है कि कोई जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है कोई DPCO की मेडिसिन का मैन्युफैक्चर अचानक से बंद ना कर दे, उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है और प्रॉपर वो सप्लाई देती रहे अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है। तो मतलब बिना मर्जी के कोई मेडिसिन का प्रोडक्शन बंद भी नहीं कर सकता जो DPCO की कैटेगरी में आती हैं, तो उनको प्रोडक्शन देना ही पड़ेगा। तो अचीव एडिक्वेट प्रोडक्शन नंबर 1 हो गया। फिर टू रेगुलेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो एरिया है हर जगह पे प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मेंटेन एंड इंक्रीज सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग।
तो ज़्यादा ज़रूरत होती है जिन मेडिसिन की, एसेंशियल या लाइफ सेविंग मेडिसिन की, तो उसका जो सप्लाई बरकरार रहे। उसके बाद मेक फेयर प्राइजेस, एक जो प्राइस ऐसा हो जो सभी के लिए, जो कॉमन जो मैन के लिए जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आसानी से मिल जाए, और प्राइस ऐसा हो कि उनके लिए बहुत महंगा ना हो, है ना। तो आसानी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसको ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है, और उसके बाद अगर मेडिसिन और ज़्यादा जो है कॉस्टली हो तो और लोड पड़ जाता है। तो फेयर प्राइस अगर होगा तो उससे वो मेडिसिन को आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल एंड लाइफ सेविंग एंड प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन ऑफ गुड क्वालिटी, इसके साथ साथ जो है मेडिसिन की प्राइस तो फिक्स कर दी, लेकिन जो है गुड क्वालिटी की मेडिसिन भी अवेलेबल हो। कौन कौन सी मेडिसिन इसमें हमने देखी? एसेंशियल मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन और प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन जैसे हम टेटनस का इंजेक्शन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं कुछ जो पहले से ही हम जो मेडिसिन देते हैं कि कोई जो है बीमारी जो है ना हो, तो पहले से जो प्रिवेंशन के तौर पे जो दी जाती है वो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स हमने समझा, और उसमें और क्या है इसका काम, तो इनकरेज कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक साइजेस। तो कॉस्ट इफेक्टिव तो हम समझ ही गए हैं, इसके पहले की सारी चीज़ें प्राइस से रिलेटेड ही है मेनली। इसके बाद एक डीपीसीओ एक्ट आया या मॉडिफिकेशन हुआ 2013 में, तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए थे, रूल्स एकदम बदल गए थे। तो हम देखेंगे इसको कौन रेगुलेट कर रहा था, एनपीपीए। तो एनपीपीए क्या है, तो ये एक संस्था या अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये भी आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म। तो हम देखेंगे कि ये जो एनपीपीए है ये रेगुलेट करता है प्राइजेस ऑफ 348। अभी तक हमने बहुत कम मेडिसिन का देखा था, अब देखिए यहाँ पे 348 एसेंशियल ड्रग्स हो गई, अलॉन्ग विद देयर स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ एंड डोजेज अंडर NLEM 2011। तो क्या है कि जो मेडिसिन ड्रग्स तो ठीक है कि ड्रग्स का जो नाम आ गया, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ मतलब इसके डोजेस वगैरह जो है वो भी कंट्रोल किया गया इसमें डीपीसीओ में, कि जैसे प्राइस तो कंट्रोल कर लिया। देखते हैं अगर हम एक एग्जांपल देखें कि पैरासीटामॉल है तो उसके अलग अलग डोजेस होते हैं, 325 mg का होता है, 500 का भी होता है, 600 का भी होता है, आजकल जो है 1200 का भी या 1000 का भी होता है mg का जो टैबलेट्स बनाई जाती हैं। तो जो स्ट्रेंथ है, डोजेस है, तो उसको भी एक तरीके से उसके भी प्राइजेस जो है को हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हमने प्राइस फिक्स कर दी तो वो कम डोजेस में, तो उसी रेट में कम डोज में सप्लाई कर रही है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको इसमें देखना है। तो डीपीसीओ में एक नई चीज़ ऐड हुई। इसके बाद हम देखते हैं 348 ड्रग्स थी यहाँ पे ऐड हुई थी, और देयर 652 फॉर्मुलेशन। तो 348 ड्रग्स जो है ये सिंगल मेडिसिन, उसके बाद कॉम्बिनेशन में फिर अलग अलग तरीके से 652 टोटल फॉर्मुलेशन होती है। इसके बाद हम देखेंगे इसका और क्या काम था, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म। मार्केट में कैसी डिमांड है, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हम देखेंगे डीपीसीओ 2013 में। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्जिन ऑफ होलसेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्जिन ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर्स हैव बीन कट डाउन टू 8% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट ले रहे थे तो इसमें कम मार्जिन मिलता है, प्रॉफिट कम मिलता है। तो कितना कट किया प्रॉफिट में, देखिए होलसेलर्स की प्रॉफिट में 8% और रिटेलर्स की प्रॉफिट में 16% जो है कट किया गया। इसके बाद देखते हैं कंपनीज सेलिंग मेडिसिन above government mandated ceiling rate would have to slash prices to meet the demand of new rules। तो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जो है जो सीलिंग रेट जो गवर्नमेंट ने बताई है, मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया है सीलिंग रेट का और बाकी जो डिफिनेशंस है बल्क ड्रग एसेंशियल ड्रग्स का, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको समझने के लिए वो वीडियो ज़रूर देख लें। वो वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करूँगी, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि सीलिंग प्राइस क्या है। तो सीलिंग रेट जो है गवर्नमेंट ने से जो बनाई है, तो उससे अगर कोई कंपनी ऊपर या ज़्यादा जो है मार्जिन लेकर बेचती है तो उसको भी अपनी जो प्राइजेस को है न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग रेगुलेट करना होगा। और जो इससे कम जो जिसके जो प्राइजेस हैं कि सीलिंग रेट से कम है तो वो भी अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकते। मतलब ये कि कोई अगर फार्मा कंपनी किसी मेडिसिन की जो फिक्स जो रेट है उससे ज़्यादा वो प्राइस ले रहा है तो उन्हें कम करना होगा। लेकिन अगर कोई कम सीलिंग रेट जो बताया गया है, सीलिंग प्राइस जो बताया गया उससे अगर कम में वो जो है वो मेडिसिन को बेच रही है तो वो भी अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकता, वो नॉट बी अलाउड टू रेज प्राइजेस। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कि न्यू लॉन्च जो है कैन सेल देम एट और बिलो फिक्स प्राइस। तो अगर कोई नई मेडिसिन लॉन्च करता है तो गवर्नमेंट की जो फिक्स प्राइस है उससे कम या उसके बराबर रेट पे वो बेच सकता है।
इसके बाद हम देखेंगे और क्या इसमें डीपीसीयू में है कि एग्जिस्टिंग फर्म्स विल नॉट बी अलाउड टू स्टॉप प्रोडक्शन। अगर पहले से कोई किसी मेडिसिन का मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसको लगता है कि मेरा तो लॉस हो रहा है, भाई गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है, अब मेरा लॉस हो रहा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो मैं इसका प्रोडक्शन बंद कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट की बिना परमिशन के उस मेडिसिन का प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकता, उसे परमिशन लेनी होगी और कुछ जो है पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा, प्रोसीजर करने होंगे, उसके बाद ही वो प्रोडक्शन बंद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ड्रग प्रोड्यूसर्स विल बी परमिटेड एन एनुअल इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस इन सिंक्रोनाइज विद द होलसेल प्राइस। देखिए अब इसमें ये है कि टाइम के साथ महंगाई बढ़ती है, अगर हम समझे किसी भी चीज़ का तो हर चीज़ का रेट बढ़ता है। तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कहे कि हमारी प्राइस सदियों से वैसे ही चली आ रही है, तो हमारा लॉस हो रहा है, हम बंद भी नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, तो उसके लिए भी रूल बना हुआ है। क्या रूल बना है कि एन एनुअल इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस इन सिंक्रोनाइज विद द होलसेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस का हम जो है एनुअल जो है एक तरीके से रिवीजन होता है और उसमें बढ़ा सकते हैं, कुछ मात्रा गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया गया है, तो होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंग जो है एनुअल इंक्रीज कर सकते हैं रिटेल प्राइस। रिटेल मतलब जो फुटकर वाला जो है जो रेट है, जो एक तरीके से एमआरपी जो है ना, किसी भी मेडिसिन के जो पत्ते में जो स्क्रिप्ट में जो रेट लिखा रहता है उसकी बात करते हैं, तो होलसेल का जो रेट है उसमें इंक्रीज करके उससे रिलेटेड हम एमआरपी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब इस नए रूल में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, विच ड्रग कम्स अंडर। तो देखिए इसमें क्या है, डजेंट कवर पेटेंटेड ड्रग्स। अब किसी कंपनी ने किसी मेडिसिन को पेटेंट कराया, हमने अपना रिसर्च किया, पेटेंट कराया, अब रिसर्च करने में उसके पैसे खर्च हुए हैं, पेटेंट कराया, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर से गुजरा है, तो वहाँ पे भी पैसे खर्च हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस मेडिसिन का रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ऐसी मेडिसिन जो है डीपीसीयू में नहीं आती है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि 652 फॉर्मुलेशन जो है और 27 थेरेपेटिक क्लासेस में जो है ये जो है ड्रग्स जो नए डीपीसीयू रूल में इतनी मेडिसिन इंक्लूड की गई हैं। देखिए मेडिसिन की संख्या बढ़ा दी गई है, फिर से 652 फॉर्मुलेशन हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइजेस ऑफ सम एडिशनल एंटी कैंसर ड्रग्स लाइक इमेटिनिब, कार्बोप्लेटिन, डेकार्बिजीन और एक्सेट्रा जो भी है, क्लोराम्ब्यूसिल, ये सारी जो एंटी कैंसरस ड्रग्स है, एंड सम एंटी रेट्रोवायरल लाइक जीडोवुडीन, लेमिवुडीन, तो ये जो जैसे HIV वगैरह की मेडिसिन है या कैंसर की मेडिसिन है, तो इनके प्राइस को भी डीपीसीयू में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये नए जो है डीपीसीयू रूल है उसके अकॉर्डिंग है। तो इसके बाद हम देखते हैं इन सर्टेन इमरजेंसी केसेस पेटेंट्स कैन बी ब्रोकन डाउन एंड ड्रग्स कैन बी रिलीज्ड इनटू मार्केट। तो जैसे कि ये अभी रूल में हमने पढ़ा था पहले कि पेटेंट मेडिसिन का जो है वो डीपीसीयू में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है कंपनी का, लेकिन कुछ अगर इमरजेंसी आती है, जैसे हमने देखा कि कोविड के टाइम पे जब कोरोना आया था तो बहुत ज़्यादा हमें मेडिसिन की डिमांड बढ़ गई थी अचानक से, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सप्लाईज बढ़ी थी और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने इसमें हेल्प की थी। तो इस कंडीशन में पेटेंट कैन बी ब्रोकन। ठीक है, पेटेंट को और जो ड्रग्स हैं कैन बी रिलीज इनको मार्केट, और वो मेडिसिन की सप्लाई बराबर बन जाए, सभी को ज़रूरत पड़ने पर वो मेडिसिन अवेलेबल हो जाए, तो यहाँ पे ये रूल चेंज भी किया जाता है, पेटेंट कैन बी ब्रोकन। इस स्टूडेंट्स हमने डीपीसीयू के बारे में समझा, उसके फॉर्मुलेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, पुराना डीपीसीयू रूल है और नया रूल है, तो हमने दोनों को समझा। फिर इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट 2 में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीपीसीयू का। तो डीपीसीयू का जो फॉर्मूला है वो एग्जाम में आता है, तो 3 या 4 मार्क्स के कभी कभी आ जाते हैं और कम मार्क्स से भी आते हैं, डिटेल भी आती है उसमें कैसे कैलकुलेट करना है, कभी कभी एग्जाम्पल भी आ जाता है कि आप कैलकुलेट करके प्राइस कैलकुलेट करके आप इसमें आंसर लिखिए। तो वो मैंने उसका वीडियो बनाया है डिटेल में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको आप ज़रूर देखें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और बच्चों तक शेयर करें, ताकि ये जो टॉपिक है, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, वो बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।